तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे छोटे भाई बहनों के लिए रिसोर्स चैप्टर करेंगे कंप्लीट, जो ज्योग्राफी क्लास 8th में आता है। अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, एक एक लाइन को कवर करेंगे, कुछ एक इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उनको भी कवर करके चलेंगे और साथ ही में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले रिसोर्स कहते किसे हैं, तो भी डेफिनेशन क्या है इसकी, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। यानी कि हर वो चीज़ जो ह्यूमन की नीड को पूरा करती है, नीड को फुलफिल करने के लिए जिसको यूज़ करा जाता है वो रिसोर्स है। यानी कि जिसकी यूटिलिटी हो हमारे लिए, कोई हमारे लिए यूजेबिलिटी हो या जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो सब हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे पानी है, वो हमारी यूटिलिटी को पूरा करता है। जब हम पानी को पिएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, है ना, तो वो हमारी यूटिलिटी को पूरा कर रहा है। तो वो सब्सटेंस या वो रिसोर्स जो हमारी यूटिलिटी को कंप्लीट कर रहा है वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। आपकी टेक्स्ट बुक है जिससे आप पढ़ रहे हो, तो वो भी आपकी यूजेबिलिटी है, वो आपकी यूटिलिटी को भी पूरा कर रहा है, आपके लिए वो यूजेबिलिटी में भी आ रही है, तो वो आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है। और कुछ की जैसे इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो रिसोर्स है ही है। जैसे आपने इस बुक को खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कुछ पैसे भी पे करे होंगे, तो इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है। या जैसे जो रिसोर्स जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे मान लो मेटल्स है, कोई भी मेटल्स आप खरीदते हो, कोई भी मिनरल्स जब अपने धरती से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बाद में निकाल के बेचते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं, तो हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है ना, तो जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो इकोनॉमिक वैल्यू होना, आपकी नीड को पूरा करना, आपको एक सेटिस्फेक्शन देना, हर वो चीज़ जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। यानी कि सेटिस्फेक्शन कैसे पूरा करना, मतलब खाना पीना ही नहीं है, कईयों को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो आप हिली एरियाज में जाते हो और वहाँ पे ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हो, उनको देखने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वाह यार क्या अच्छा सीन है, क्या अच्छा माहौल है ना, एक देख के आंखों को बहुत अच्छा लगता है, दिल में बहुत अच्छा फील होता है। तो वो जो ब्यूटीफुल सीनरी आप देख रहे हो ना, वो जो लैंडस्केप आप देख रहे हो, वो भी आपके लिए रिसोर्स है। तो रिसोर्स का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर जाना किसी चीज़ से या आप पैसे दे के खरीदो वही रिसोर्स होता है। हर तरह की नीड को जो आपको किसी न किसी लेवल की एक सेटिस्फेक्शन देता है वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। तो रिसोर्स हमारे लिए वो भी हो सकती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो भी हो सकती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हमारे लिए ना हो। इवन ह्यूमन है, वो खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि इंसान है वो सारी चीज़ों को यूटिलाइजेबल वही बनाता है, उन सारी चीज़ों को यूज़ भी वही करता है, उन चीज़ों को निकाल के उनको बेटर यानी कि एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में प्रोडक्ट करके उसकी जो वैल्यू है वो भी वही बढ़ाता है। तो अपने आप में ह्यूमन एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, मैं कहता हूँ सबसे मेन रिसोर्स भी वही है। आगे लिखा है कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम। एग्जाम्पल, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज आर नॉट इकोनॉमिकली वैल्यूबल टुडे, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। कहते हैं आज के टाइम में हमारी दादी माँ की जो भी रेमेडीज है वो शायद अपने घर पे बताए तो वो इकोनॉमिकल वैल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर वो उनको पेटेंट करवा ले और बाद में एक मेडिकल शॉप के तौर पे वो बेचना शुरू कर दे, मेडिकल फर्म को बेचना शुरू कर दे, तो उनकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो रिसोर्स कब इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाता है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी किसी भी मेरे छोटे भाई बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हो अच्छे से। सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट आए बट वीडियो आपको सभी मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स, यानी कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं। तो एक तो टाइम करता है, एक टेक्नोलॉजी करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का बनना होता है। जैसे अभी अपने पढ़ा ना कि दादी माँ की होम रेमेडीज है, वो तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक उनको पेटेंट नहीं करवाया, यानी कि जिस टाइम तक उनको पेटेंट नहीं करवाया गया उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पेटेंट करवाते ही जो टाइम आया अब उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही रिसोर्स बनता है। आप अभी बच्चे हो, अभी सीख रहे हो, आपकी वैल्यू अभी कम है, लेकिन जैसे ही आप जिस दिन कुछ बन गए, कुछ करने लग गए, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टाइम है और टेक्नोलॉजी तो बढ़ाता ही है, क्योंकि रिसोर्स अपने आप में दुनिया में जितने भी रिसोर्स है, जैसे मान लो आयरन ओर है, वो धरती के अंदर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही उसको एक्सट्रैक्ट करा टेक्नोलॉजी का यूज करके और बाद में उससे क्या हुआ, पत्थर वत्थर अलग निकाल लिए और उससे जो आयरन है वो अलग निकाल के उसका अपनों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रोडक्ट बना दिया, अब बताओ उसकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। तो टेक्नोलॉजी और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो लोग है, पीपल है, वो भी खुद अपने आप में रिसोर्स है और वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे उनकी आइडियाज, नॉलेज, उनकी नई नई इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरीज जैसे जैसे वो क्रिएट करेंगे वैसे वैसे ही रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी वो करेंगे।
हर एक इन्वेंशन होती है वो क्या करती है, कई सारी नई इन्वेंशन को, डिस्कवरीज को लेके आती है। जैसे द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ फायर करने से क्या आ गया, हमें कुकिंग की प्रोसेस सीख ली। और जैसे ही धीरे धीरे अदर प्रोसेस, जैसे व्हील का इन्वेंशन करने से हमने, जैसे ही पहिए का इन्वेंशन करा, व्हील का जैसे ही अपनों ने इन्वेंशन करा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, नए हमने ट्रांसपोर्ट के मोड्स डेवलप कर लिए। क्योंकि अगर व्हील नहीं बनाते वो अपने, तो क्या अपने माइंड में ऐसा कुछ आता कि पहले गाड़ी बनाएं, फिर ये जो जीप है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बाइक है, ये सब बनाए। तो ये व्हील के इन्वेंशन से है। यानी कि अगर कोई इंसान कुछ नई डिस्कवरी करता है ना, ह्यूमन, तो वो कहते हैं उस इन्वेंशन से कुछ नई डिस्कवरी अपने आप ही माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कि सबसे पहले देखो बल्ब आते थे 100 वाट के जो बल्ब अपने घर में लगाते थे ना, बड़े बड़े बल्ब से होते थे, लाइट भी काफ़ी कंजम्पशन करता था। तो फिर धीरे धीरे उनके माइंड से फिर ऐसा आया कि हमें ऐसी कुछ ट्यूबलाइट, एलईडी वगैरह डेवलप करनी चाहिए जो लाइट का कंजम्पशन कम करे। तो एक चीज़ से नई चीज़ बनने लग जाती है अपने आप में, है ना। ये अपने को पता है। अब आगे बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज के 3 टाइप है। नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो अपने आप हमें प्रकृति में मिलते हैं, अपने आप हमें नेचर से जो मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो इंसान बनाता है, और ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है अपने आप में। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो रिसोर्स अपनों ने नेचर से निकाले हैं और यूज करा, ज़्यादा कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना यूज करते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे पानी है, हाँ मॉडिफिकेशन उसमें हल्का करते हैं, उसे पानी को फिल्टर करते हैं, लेकिन हमें नेचर से मिला है। ठीक है, जैसे एयर है, हवा, ठीक है, हम प्योरीफिकेशन करके बहुत टाइम पे, बहुत जगह पे हवा को साफ करके भी लिया जाता है, प्योरीफिकेशन करके लिया जाता है जब पॉल्यूट ज्यादा होती है। बाकी नॉर्मल अपनी हवा लेते हैं जो नेचर से मिली है, वैसी की वैसी हम हवा ले रहे हैं। सोइल है, मिट्टी, वैसी की वैसी के अंदर अपने जो फसल है, अपने जो प्लांट्स है, उनको ग्रो करते हैं। लेकिन जब उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिला तो नेचर से ही है ना अपने को। और सेम ऐसे ही है मिनरल्स। फिर वो रिसोर्सेज जो इंसान के द्वारा नेचर के थ्रू क्रिएट करे जाते हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जैसे इंसान ने क्या करा, नेचर के अंदर मिलने वाली मिट्टी, नेचर के अंदर मिलने वाली सीमेंट, नेचर के अंदर मिलने वाले पेड़, उनसे काट के लकड़ियां जो वुड्स है, उन सब से बिल्डिंग्स बना लिए, ब्रिज बना लिए, रोड का कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स है। यानी कि जिनमें इंसान क्या करता है, नेचर के सब्सटेंसेस को यूज करके कोई नया सब्सटेंस या नया रिसोर्स बना देता है अपने प्रयास से, उसे अपने कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और पीपल खुद तो अपने आप में रिसोर्स है ही, क्योंकि खुद की अपनी क्वालिटी होती है, हर एक इंसान की अपनी एबिलिटी होती है, उनका यूज करके ही वो बाकी रिसोर्सेज को क्या करता है, यूटिलाइजेबल बनाता है। तो सबसे बड़ा रिसोर्स तो कौन है, ह्यूमन खुद है। आप अपने आप में बहुत बड़े रिसोर्स हो, पता नहीं आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नई डिस्कवरी करेगा, कुछ इन्वेंशन करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इवन बिजनेसमैन भी बनेगा। तो नए नए आप आइडियाज लेके आओगे, नए नए आप इनोवेशंस लेके आओगे, नए नए आप थॉट्स लेके आओगे, तो हर जगह आपकी वैल्यूज बढ़ेगी। आगे बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये बात अपनों ने पढ़ लिया कि नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो अपने डायरेक्ट नेचर से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो एक तरह से अपने को गिफ्ट में मिलते हैं नेचर से, सारे के सारे। हाँ ठीक है, हम कई बार इंसान क्या होते हैं, ज़्यादा ही मनी माइंडेड बन जाते हैं या अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच लेते हैं, तो इनका एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर इनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये हमें एक्सप्लॉइट कर देगा, इसलिए हमें इनको बचाना भी जरूरी है। दीज कैन बी यूज डायरेक्टली, हम इनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कई केसेस में इन नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए अपने को टेक्नोलॉजी चाहिए। उन टेक्नोलॉजी के बिना हम इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे धरती में पड़े हुए जितने भी मिनरल है उनको अपने डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनको जैसे ही टेक्नोलॉजी के यूज से हमने निकाल लिया, उनको जो भी कंकड़ पत्थर है उनसे अलग करके मेटल जो भी उनके अंदर मिल रहा है, जो भी अपने उनके अंदर मिनरल है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग कर लिया, बाद में उससे कोई चीज बना के अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है, हमें पता है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्स है उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं अपने डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पर भी हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब मेनली 2 कर सकते हैं इनके, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। एक्चुअल रिसोर्स, अब एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें एग्जैक्टली पता होता है कि भाई इस रिसोर्स की एग्जैक्टली क्वांटिटी इतनी है। और ये रिसोर्स वो होते हैं जो आज के टाइम में अपने इन्हें यूज कर रहे हैं, यानी कि जो एट प्रेजेंट में यूज करे जा रहे रिसोर्स है उनको अपने एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो डार्क सोइल है वो डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र के अंदर मिलती है, उन एरियाज में अपने को मिलती है, तो उनका यूज कर रहे हैं वहां पे कॉटन ग्रो कर रहे हैं, हमें पता है कि वो ब्लैक सोइल है कितनी। और पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं होती,
कि एग्जैक्टली इनकी क्वांटिटी हमारे पास है कितनी, और इवन हमारे पास अभी तक हमने उनको यूज़ भी नहीं करा है। यूज़ क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि हो सकता है हमारे पास अभी एट प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज कर ले या उनको यूज़ कर ले। जैसे कि यूरेनियम के भंडार हमारे लद्दाख के अंदर मिले हैं, ये हमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में हमारे पास यूरेनियम होगा जो हमारे लिए काम आएगा, लेकिन अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि जिनकी क्वांटिटी भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है और जिनको यूटिलाइज भी अभी एट प्रेजेंट में नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अगर अब अपने बात करें ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज की बात करें तो इनको क्लासिफाइड करते हैं अपने दो ग्रुप में। अबायोटिक रिसोर्स, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं नॉन लिविंग रिसोर्स, और एग्जांपल सॉइल, वाटर, रॉक्स, ये सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्सेज जिनको नॉन लिविंग बोलते हैं, यानी कि जो लिविंग नहीं होते, यानी कि जो एक तरह से सांस नहीं ले सकते, जिनमें जीवन नहीं होता। पानी का कोई जीवन नहीं होता ना, वैसे नॉन लिविंग है, ये सॉइल है, रॉक्स है, ये सारे के सारे। और बायोटिक रिसोर्स जो लिविंग रिसोर्स है, जिनमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और इवन ह्यूमन भी जिसके अंदर आते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक के बेसिस पे अगर बांटे तो कितने टाइप के होते हैं? तो रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। अब रीन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको अपने रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक बार अपनों ने यूज़ कर लिया तो दोबारा भी वो यूटिलाइज करे जा सकते हैं, उनकी वैल्यू को अपने दोबारा भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने बात करते हैं सोलर एनर्जी हो गया। अब सोलर एनर्जी तो दोबारा आएगी, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गए। फॉरेस्ट भी इवन अपने आप में रीन्यूएबल रिसोर्स है। हालांकि लकड़ियों को अगर अपने ज़्यादा काटेंगे तो ऑब्वियस ही बात एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि फॉरेस्ट तुरंत तैयार हो जाते हैं भी, जितने अपने पेड़ काट रहे हैं उससे कम भी लगा रहे हैं तो भी वो तैयार होंगे, और ज़्यादा लगा रहे हैं तो वो तैयार होंगे ही होंगे, मतलब कुछ एक टाइम में वो वापस तैयार हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट अपने आप में रीन्यूएबल में मानते हैं। हाँ, इनका एक लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इनको खत्म कर सकता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब कहते हैं कुछ इनमें से वो रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन कितना ही प्रयास कर दे जल्दी से उनसे क्या नहीं होते, खत्म नहीं होते। जैसे कि सोलर एनर्जी, और इसकी मैं बात करूं विंड एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ये एनर्जी के, जो चाहे कितने भी अपने केयरलेसली यूज कर ले वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन हाँ, पानी को अगर अपनों ने केयरलेसली यूज करा तो न्यू तो होता है, वो पानी रीन्यूएबल हो जाता है, पानी आपको पता है ना, रिचार्ज होता है धरती का पानी, लेकिन अगर उसको एक्सप्लॉइट कर दिया ना तो फिर नहीं होगा। और मिट्टी अपने आप में आपको पता है अपने आप में अपनी फर्टिलिटी को वापस कवर कर लेती है, लेकिन अगर हमने उसका ओवर यूज़ करा, हमने उस पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल दिया तो फिर उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। सेम ऐसे ही फॉरेस्ट के साथ भी होता है। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी मात्रा हमारे पास लिमिटेड है, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, और जिनको अगर लगातार यूज़ करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कोल हो गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गया, इनकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, और एक बार बन गए तो अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद में बनेंगे, मतलब ये तो खत्म हो जाएंगे, हमारी तो कई सारी सैकड़ों पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इनको कहते हैं कि इनको अपने रीप्लेनिश नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स या एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी अपन इनको कहते हैं। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज की बात करें तो यहां पे एक रिसोर्सेज का नाम आता है अबिक्टिशियस रिसोर्स। वो रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रेथ आर अबिक्टिशियस रिसोर्स है, यानी कि वो रिसोर्स जो अपने को हर जगह मिलते हैं। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई मेरे छोटे भाई बहन, मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बेकार है, इसे आपके टीचर क्या प्रोनाउंस करते हैं आप इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, तो प्रोनाउंसिएशन जरूर चेक कर लेना। बाकी एकदम सही बात है कि जो हमें हर जगह मिल जाए, जिसकी क्वांटिटी अपने को हर जगह मिल जाए, जैसे हवा अपने को कहीं भी जाए, किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, अपने को हवा मिलेगी, ऐसे रिसोर्सेज को अपने अबिक्टिशियस या उबिक्टिशियस रिसोर्स भी अपन इनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर और वाटर, हालांकि वाटर हर जगह अपने को अवेलेबल इतना नहीं हो पाता, लेकिन लगभग अपने को मिल जाता है इजीली पीने के लिए, इजीली कंजम्पशन करने के लिए। लोकलाइज रिसोर्स वो होते हैं जो किसी सर्टेन या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलते हैं। जैसे कॉपर है, आयरन ओर है, वो हर जगह नहीं मिलते। अब कॉपर है वो राजस्थान के खेतड़ी के अंदर अच्छा मिलता है, झारखंड के सिंहभूम में अच्छा मिलता है। आयरन ओर तो सबसे ज़्यादा पाया ही अपने भंडार जो झारखंड का इलाका है, ओडिशा का इलाका है, छत्तीसगढ़ का है, वेस्ट बंगाल का है, वहाँ मिलता है। तो हर जगह तो नहीं मिल रहा ना ये, तो इसीलिए वो रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में मिलते हैं, उनको अपने बोलते हैं लोकलाइज रिसोर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो कैसा है, अनइक्वल है, यानी कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है सभी अर्थ पे। और एक बात और याद रखना, जिनकी क्वांटिटी कम अच्छी होती है वो रिसोर्स अपने को ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, यानी कि जिनकी क्वांटिटी अच्छी कम है, सॉरी क्वालिटी जिनकी कम अच्छी है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, और जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो क्वांटिटी में कम है। जैसे गोल्ड हो गया, वो क्वालिटी में बहुत अच्छा माना जाता है तो उनकी क्वांटिटी कम है,
और ऐसे कोयला मान लो कि जो क्वांटिटी में कम अच्छा होता है, क्वालिटी में उनकी क्वांटिटी अपने को बहुत देखने को मिलती है कोल की। तो जो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और जो क्वालिटी में अच्छे होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है। ये बात आपको याद रखना है। और रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादातर नेचर में अपने को मिलते हैं, और ज़्यादातर जो रिसोर्स होते हैं जो अपने को नेचर से मिलते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं, उनमें से दो टाइप के आते हैं, रीनवेबल और नॉन रीनवेबल। नॉन रीनवेबल वो होते हैं जिनकी सेकेंड क्रॉप अपने तैयार नहीं कर सकते, रीनवेबल जिनको अपने बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे सोलर और विंड एनर्जी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आगे बात करें अपने ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं, यानी कि वो रिसोर्स जिसको इंसान थोड़ा चेंज वेंज करके बना लेता है, तो वो अपने जानते ही हैं। जैसे आयरन ओर में से उन्होंने आयरन को एक्सट्रैक्ट करके उसकी कोई चीज़ बना ली, तो वो अपने आप में क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी इंसान चीज़ें बनाता है, और ह्यूमन खुद अपने आप में रिसोर्स है, ये बात हो चुकी है कि ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स क्यों है, क्योंकि ह्यूमन ही अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का और टेक्नोलॉजी को क्रिएट करके उसका यूज़ करके बाकी चीज़ों को वैल्यूबल बनाता है। तो अगर इंसान ना हो, वो एजुकेशन ना ले, तो उसकी एजुकेशन के प्रभाव के बिना कोई रिसोर्स बन नहीं पाएगा। तो एजुकेशन और हेल्थ है जो एक इंसान को वैल्यूबल रिसोर्स बनाते हैं, यानी कि इंसान जितनी एजुकेशन लेगा और जितनी उसकी हेल्थ अच्छी होगी उतना ही वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है ना, तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, ढंग से वो काम कर नहीं पाएगा, जो उसमें स्किल है, जो उसमें क्वालिटी है, उसको वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएगा। और पढ़ा लिखा इंसान तो देखो अपने आप में उसकी चॉइस कम होगी, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, वो साइंटिस्ट नहीं बन पाया, वो लॉयर नहीं बन पाया, वो टीचर नहीं बन पाया, बहुत सारी चॉइस उसकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये दो चीज़ें इंसान को क्या करती है, इंप्रूव करती है। इसके अलावा वो जिस काम को बार बार करता है, जिस काम के लिए वो स्किल को सीखता है, वो भी उसे परफेक्ट बनाती है। अब आगे है कि कंजर्विंग रिसोर्स, अपने को रिसोर्स को क्या करना है, बचाना है। क्यों बचाना है रिसोर्स को, कि कंजर्विंग रिसोर्स कहलाता क्या है, कि रिसोर्सेस का केयरफुली यूज करना, उनको एक्सप्लॉइट ना करना ही रिसोर्स को कंजर्वेशन करना कहलाता है। इसी में एक वर्ड आता है, एक बहुत प्यारी डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखना हमेशा ये वर्ड आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट रहोगे। सस्टेनेबल में दो वर्ड साथ में आते हैं, लिमिट प्लस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि रिसोर्सेज का यूटिलाइज तो रेगुलर में करो लेकिन लिमिट के साथ करो, यानी कि रिसोर्सेज को इतना यूज़ करो कि आपकी प्रेजेंट की नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स बचे ही ना। तो उनको एक्सप्लॉइट किए बिना उनको यूटिलाइज करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रह सके। अब प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो हमें क्या प्रिंसिपल को फॉलो करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि हमें रिस्पेक्ट करनी है जितने भी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनकी, हमें क्या करनी है, इंप्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की, हमें कंजर्व करना है अर्थ की डाइवर्सिटी को बचा के रखना है उसकी, और हमें कम से कम क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स को डीप्लेट होने देना है, यानी कि डीप्लेट का मतलब इनकी संख्या को कम होने देना है, मतलब इनकी संख्या को कम होने नहीं देना, अपनी को बचाना है इन्हें। हमें क्या करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए पर्सनल और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा के रख सकें। हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट के साथ मिलके, हमारी कम्युनिटी के साथ मिलके हमें एनवायरनमेंट को बचाना होगा, उसकी केयर करनी होगी। ये हमारी प्रिंसिपल है। और ड्यूटी क्या कहती है कि हमें रीन्यूएबल रिसोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अर्थ क्या है, डाइवर्सिटी से भरी हुई, तो उसको हमें कंजर्व करना चाहिए और हमें एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचाना है, उसे डैमेज नहीं पहुंचाना। अब कुछ एक की वर्ड्स है यहाँ पे कि पेटेंट किसे कहते हैं, कि जहाँ पर किसी को पर्टिकुलर एक राइट मिल जाए इन्वेंशन करने का किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि वो चीज़ एक तरह से उसके अधिकार में आ जाए, उसे पेटेंट कहते हैं। और टेक्नोलॉजी जिस स्किल का यूज़ करके अपने क्या करते हैं, अपने नए कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं या रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्स। क्या किसे कहते हैं, जो एट प्रेजेंट में अपने यूटिलाइज करते हैं ना, करंट में, जिसकी अपने को क्वांटिटी भी पता हो और एट प्रेजेंट में जिसे यूज़ कर रहे हैं उसे एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। और स्टॉक ऑफ रिसोर्स किसे कहते हैं, वो अमाउंट रिसोर्स की जो हमारे लिए अभी अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अभी अपनों ने देखा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप क्या है, नेचुरल रिसोर्स होता है, लेबर रिसोर्स होता है, कैपिटल रिसोर्स होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। नेचुरल रिसोर्स तो आप जानते ही हो, लेबर रिसोर्स जो इंसान काम करता है उसको प्रोडक्शन के लिए, और कैपिटल रिसोर्स जिनसे अपने फंड लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह होगी, टेक्नोलॉजी होगी, वो होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप जो इंसान उसको काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, वो आ गया।
वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है? ताकि हमारा एयर सॉइल वाटर पॉल्यूट ना हो, ताकि इनको अपने प्रिजर्व करके रख सके, अपने लैंड को प्रिजर्व करके रख सके, अपने ग्रीनरी को बना के रख सके और अपने क्या कर सके, हमारी अर्थ के इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को बचा सके। इसलिए अपने को करना है। व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी वो होती है कि किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करने से आपको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को अपने कहते हैं यूटिलिटी। तो ये मैंने आपको एक चैप्टर करवा दिया कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने बड़े भाई को थोड़ा सा बस मोटिवेट आप भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।